पुलिस कचहरी के मामले से तो दूर ही रहना भला है। वैसे बात पक्की समझो लखन बेटा। हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारी पसंद की बहू है तो क्या हुआ, हमें तुम्हारा रिश्ता मंजूर है। लखन की शादी की बात पक्की हो जाती है और शादी पक्की होने के बाद आज गीता के पिता और उनके पिता कुछ खास रिश्तेदार लखन के घर मिलने आए हैं। सुनरी काली, आज मेरी नई बहू के रईस खानदान वाले आ रहे हैं। खबरदार जो तू अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर हॉल में आई, पूरा नाश्ता चाय पकौड़े सब तू ही बनाएगी, लेकिन बाहर कदम नहीं रखेगी। सारा सामान कलेशी और तीखी बाहर लेकर जाएंगी। जी माँ जी, मैं बाहर नहीं आऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। गीता के पिता और रिश्तेदार सोफे पर बैठे हैं। निम्बोली देवी और कंजूस सिंह उनके सामने बेहद पोलाइटली हाथ जोड़कर और बत्ती सी दिखाते हुए मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। कलेशी और तीखी रसोई से पकौड़े और चाय लाकर टेबल पर सजा रही हैं। अरे समधी साहब, लीजिए ना, गरम गरम पकौड़े लीजिए। हमारे घर में तो मेहमान भगवान का रूप होते हैं। वैसे भगवान, जरा देखना अंदर से चाय आई कि नहीं, मुझे भी बड़े जोरों की तलब लग रही है। और नहीं तो क्या समधी साहेब, हमारी दोनों बेटियां कलेशी और तीखी ने सुबह से उठकर अपने हाथों से सारा नाश्ता तैयार किया है। गीता सोफे पर अपने पिता के बगल में बैठी है। वो जानती है कि ये सारा नाश्ता अंदर रसोई में सीता दीदी ने बनाया है। कुछ दिनों बाद ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ लखन और गीता की शादी हो जाती है और घर में उनका भव्य स्वागत होता है। गीता लाल जोड़े में सजी बेहद खूबसूरत लग रही है और कलेशी तीखी उस पर फूलों की बारिश कर रही है। तभी घर के बाहर दो पड़ोसने आपस में खुसर पुसर कर रही हैं। अरे देखो रे सुशीला, लखन की बहू तो चांद का टुकड़ा है, बिल्कुल अप्सरा जैसी गोरी चिट्टी, और सुना है गाड़ी बंगला बहुत सारा दहेज भी लाई अपने साथ। चलो अच्छा ही हुआ, वरना पिछली बार तो इस घर में। हाँ बहन, सही कह रही हो, पिछली बार तो। तभी निम्बोली जी तुरंत अपनी तीखी नजरें उन पर गड़ा देती हैं। क्या रही सुशीला की अम्मा, यहाँ खड़े खड़े किसकी कुंडली बांच रही हो? अपने घर का चूल्हा चौका संभालो। मेरी बहू लक्ष्मी है, करोड़ों का दहेज और मान सम्मान लेकर आई है, हमारे बराबरी की है वो, समझे? अपनी नजरें दूरी रखना मेरी बहू से। ओ बाबा रे, यहाँ तो मुंह खोलना बेकार है बहन, अजीब ही घर है ये पूरा का पूरा। और नहीं तो क्या, पूरा खानदान ही हिटलरों का खानदान है। इस घर में तो हर वक्त सिर्फ षड्यंत्र और साजिशें ही भरी पड़ी रहती हैं। चल बहन, यहाँ से खिसक लो, वरना हमारा पत्ता साफ कर देगी। नजर ना लगे मेरी गोरी चिट्टी बहू को, बिल्कुल साक्षात लक्ष्मी लग रही मेरी गीता। ओए काली कलूटी, कहाँ मर गई? आके जरा अपनी देवरानी के पैर छुओ और इसका स्वागत कर। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? ये तो मेरी जेठानी जी हैं, मुझसे उम्र और रिश्ते में बड़ी हैं। ये मेरे पैर क्यों छुएंगी? शास्त्र कहते हैं कि बड़ी बहू घर की नींव होती है, पैर तो मुझे इनके छूने चाहिए। गीता आगे बढ़कर सीता के पैर छूने के लिए झुकती है। सीता घबराकर 2 कदम पीछे हट जाती है। नहीं नहीं छोटी बहू, तुम पैर मत छुओ, तुम तो बड़े घर की राजरानी हो, मैं तो बस इस घर की। अरे दीदी, संस्कार अमीर गरीब देखकर नहीं बदले जाते। आज से आप सिर्फ मेरी जेठानी नहीं, मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। गृह प्रवेश की सारी रस्में खत्म हो चुकी हैं। लखन और गीता अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी निम्बोली देवी पीछे से आकर उसका हाथ झटके से पकड़ लेती है। कहाँ चली महारानी? पैर फैलाकर सोने जा रही है? ये जो शादी का सारा रायता फैला हुआ है, इसे साफ करने क्या तेरी माँ आएगी? चुपचाप से पूरे घर की सफाई कर, झाड़ू पोछा लगा, उसके बाद सोइयो। सीता अपनी कोठरी में आती है, जहाँ न एसी है न कूलर, बस एक पुराना पंखा बहुत धीरे धीरे चल रहा है। बच्चियां गर्मी से बेहाल हैं। पहले जब चाचू की शादी नहीं हुई थी तो कम से कम हम गर्मी में चाचू के कमरे में एसी में तो सो जाते थे। अब तो चाची आ गई, अब हमें हमेशा इसी बिना एसी कूलर वाले कमरे में सोना पड़ेगा ना माँ, यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। हाँ माँ, बुआ और दादी हमेशा गंदा क्यों बोलती हैं? क्या चाची भी हमसे नफरत करेंगी? नहीं मेरी बच्चियों, रोते नहीं है, तुम्हारी चाची बहुत अच्छी है। तुम लोग आंखें बंद करो, मैं पंखा झेलती हूँ। बच्चियों को बहलाकर सुलाने के बाद सीता कमरे से बाहर निकलती है और रात के 2 बजे तक अकेले पूरे हॉल की सफाई करती है। और जब सीता सोने के लिए अपने कमरे की तरफ जा रही होती है तभी। सुन महारानी, कल सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाइयो, कल मेरी बहू की पहली रसोई है। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। निम्बोली देवी मुंह बिगाड़ कर अपने कमरे में चली जाती है। सुबह के ठीक 4 बजे उठकर सीता घर के काम में जुट गई है। वो पूरे हॉल में झाड़ू लगा रही है और फिर बाल्टी में पानी भरकर पोछा लगाना शुरू करती है। तभी दोनों नन्हे कलेशी और तीखी जानबूझकर पानी की बाल्टी को जोर से लात मार देती हैं। ओहो, पैर लग गया मेरा तो। अरे कलेशी जी, ये क्या किया आपने? मैंने अभी इतनी मेहनत से पूरा हॉल साफ किया था। अरे ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी कलेशी दीदी को टोकने की? चल, ज्यादा लेक्चर मत झाड़ो, चुपचाप इस पूरे कचरे को दोबारा साफ कर। सीता बिना कुछ बोले दोबारा फर्श को साफ करने लगती है। सुबह के 7 बज चुके हैं। सीता ने सारा काम निपटा दिया है। गीता सीधे रसोई की तरफ आती है। अरे दीदी, आप इतनी सुबह सुबह रसोई में?
और ये क्या, आपने सारा खाना और तैयारियां पहले ही कर दी? आज तो मेरी पहली रसोई थी ना, मुझे शगुन का खाना बनाना था, आपने क्यों बनाया? वो छोटी बहू, माँ जी ने कहा था। दीदी, पर पहली रसोई की रस्म तो मुझे पूरी करनी थी। अब क्या इस घर के लोग नौकर के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे क्या? अरे नहीं छोटी बहू, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझसे गलती हो गई। क्या नौटंकी चल रही है यहाँ पर? तुझसे कितनी बार बोला है नारी काली कलूटी, मेरी गोरी चिट्टी बहू से दूर रहकर। क्या तू अपनी ये काली परछाई हमारे आज के शगुन के खाने में भी डाल देगी? निकल यहाँ से बाहर। सीता अपना सिर झुकाकर रोती हुई रसोई से बाहर भाग जाती है। पहली रसोई की रस्म के बाद सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। गीता अपने कमरे में बैठी है, तभी लखन वहां आता है। लखन, मुझे नहीं पता था तुम्हारे घर वाले इतने जालिम हैं। गीता, मैंने तुम्हें बताया था ना, अरे मेरी माँ और बहनें तो उस 6 महीने के बच्चे को दूध तक नहीं पिलाने देती भाभी को। क्या? अब बस बहुत हो गया, अब देखना मैं क्या करती हूँ। लखन की बात सुनकर गीता हैरान हो जाती है। अगले दिन घर में बट सावित्री व्रत का माहौल है। सुबह सुबह घर के बाहर 2 सरकारी गाड़ियां आकर रुकती हैं। गाड़ियों से ढेर सारे फल, तरबूज, खरबूज, आम की पेटियां और महंगी मिठाइयां और शगुन के लिफाफे लेकर आए हैं। राम राम बाबूजी, साहब ने बिटिया की पहली बट सावित्री के लिए शगुन भिजवाया है। अरे वाह भाई वाह, राम 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 हवलदार जी। अरे भाग्यवान, अरे जरा बाहर तो आओ, देखो समधी साहब ने क्या आलीशान शगुन भेजा है। निम्बोली देवी, कलेशी और तीखी भागती हुई हॉल में आती हैं। इतना सारा सामान देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी गीता अपने कमरे से निकलकर हॉल में आती है। माँ जी, मैं देख रही हूँ वो जो मुन्ना है वो दिखने में कितना गोरा चिट्टा और प्यारा है, लेकिन दीदी का रंग तो माँ जी, असली बात क्या है? अरे गीता बहू, वो जो सीता है ना, वो बेहद चरित्रहीन और उल्टा औरत है। तू खुद ही सोच के देख, वो मुन्ना कितना गोरा चिट्टा है और ये दोनों लड़कियां देख कैसी काली कलूटी भैंस जैसी गई हैं। निम्बोली देवी की बातें सुनकर गीता उनकी हाँ में हाँ मिलाती है ताकि सास उस पर भरोसा कर ले। अच्छा, ऐसी बात है माँ जी, अब से मैं भी उससे दूरी बनाकर ही रखूंगी। गीता की बात सुनकर निम्बोली देवी और दोनों नंदे खुश हो जाती हैं। निम्बोली देवी का पूरा भरोसा जीतने और उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के लिए गीता अगले 2 दिन तक जानबूझकर सास नंदों के सामने बेहद नेगेटिव और क्रूर बनने का नाटक करती है। वो अपनी साड़ी के डिजाइनर ब्राउज में लगे हिडन कैमरे को हमेशा ऑन रखती है। अरे ओए नौकरानी, सुबह के 5 बज गए और अभी तक मेरे कमरे में चाय नहीं पहुंची। चल पहले मेरे सैंडल साफ कर और फिर पूरे हॉल में दोबारा पोछा लगा। देख हरी काली, हमारी नई बहू का रब, चल काम कर वरना खाना नहीं मिलेगा आज। निम्बोली देवी, कलेशी और तीखी तीनों गीता के सामने सीता पर टूट पड़ती हैं। कलेशी सीता के बाल पकड़कर खींचती है और तीखी उसकी मासूम बच्चियों को जोर से थप्पड़ मार देती है। गीता अपने कैमरे में सास और नंदों के खौफनाक और घिनौने अत्याचार को रिकॉर्ड करती है। अगले दिन दोपहर में जब मुन्ना भूख और प्यास से तड़पकर जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन सास निम्बोली देवी सीता को उसे दूध तक नहीं पिलाने देती। मुन्ने की तबीयत बिगड़ जाती है। तब गीता के सब्र का बांध पूरी तरह टूट जाता है। वो चुपके से रात के अंधेरे में कोठरी में सीता के पास जाती है। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इन भेड़ियों का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना था और पुलिस के लिए पक्के सबूत चाहिए थे, इसीलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। अब आप रोना बंद कीजिए, मुझे सब सच बताइए। छोटी बहू, ये लोग सिर्फ मेरे सांवले रंग और गरीबी के दुश्मन हैं। मेरे पति विदेश में हैं और ये लोग मुन्ने को मुझसे छीन कर मुझे और मेरी बेटियों को भूखा मार देना चाहते हैं। बस भाभी, इन लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है। मेरे इस ब्रोच के कैमरे में इनके जुल्म के सारे वीडियो रिकॉर्ड हो चुके हैं। कल आपकी ये देवरानी इनका वो हाल करेगी जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगली सुबह सीता हमेशा की तरह फटे कपड़ों में जमीन पर बैठकर पोछा लगा रही है और निम्बोली देवी सोफे पर ठाट से बैठी है। तभी गीता अपने कमरे से सज धज कर हाथ में हंटर जैसी छड़ी लेकर बेहद रौबदार अंदाज में बाहर आती है और सीधे सोफे पर पैर रखकर बैठ जाती है। अरे ओए निम्बोली देवी, अपनी ये भारी तोंद उठाइए और रसोई में जाकर मेरे लिए 2 कप कड़क चाय और काजू का हलवा बनाकर लेकर आइए तुरंत। क्या बहू, ये क्या बदतमीजी है? तू मेरा नाम ले रही है, मुझसे काम कराएगी? क्यों नहीं कराएगी? आपको क्या लगा था मम्मी जी कि मैं आपकी गुलामी करने आई हूँ? मैं एक बहुत बड़े IAS ऑफिसर की बेटी हूँ। और तीखी कलेशी, जरा रसोई में जाकर मेरे लिए मैंगो शेक और मैगी बनाकर लाओ, वरना खाल उधेड़ दूंगी तुम दोनों की। गीता का ये भयानक और रौबदार रूप देखकर सास और दोनों नंदे अंदर से कांप जाती हैं और रोते हुए रसोई की तरफ भागती हैं। गीता फर्श पर पोछा लगा रही सांवली सीता और उसकी दोनों बच्चियों का